नमस्कार। मेरा नाम है शोभित वर्मा और आप सभी इस समय इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एटम्स वाले क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर दिया तो आपके मार्क्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दो चीज़ों को और डिस्कस करेंगे जिसको लेके अभी तक मैं आपको ब्रीफ नहीं कर पाया हूँ। पहली चीज़ है जो डेटा एनटीए ने सेंटर वाइज दिया, उसको लेके जो डेटा एनालिसिस और स्टेट मेरिट को आप लोग कयास लगा रहे हैं उसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगा। और तीसरी चीज़ कि आपके कोर्ट में जो आज हुआ है उसकी समरी क्या है। तो जैसे ही वो चीज़ हुई लाइव में ही बच्चे तुरंत पैनिक कर गए। मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए, कॉल्स आए, पर थोड़ा सा मैं टायर्ड था आज हियरिंग के बाद में, उस वजह से उस समय पे वीडियो बना के आपको अपना मैसेज नहीं दे पाया। हालांकि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने तुरंत ही इस चीज़ को पोस्ट किया था कि अगर इन केस आंसर चेंज होता है, अभी आप लोग कयास लगा रहे हैं खाली एक तरीके से कि आपका 5 नंबर कम हो जाएगा, आपकी 4 से 5 हज़ार रैंक गिर जाएगी, पर आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पूरे के पूरे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। जब ये हुआ था, यानी कि जब एनटीए की फाइनल आंसर की आई थी, आप लोग चैनल पे अगर उस समय पे जुड़े हुए रहे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने एक पोल किया था जिससे हमें ये पता चला था कि दो क्वेश्चन के आंसर, उस क्वेश्चन के दो आंसर सही होने के कारण लगभग लगभग 65 से 70% बच्चों के नंबर जो हैं वो बढ़ गए हैं। हमने फिर से एक फ्रेश पोल डाला है, वीडियो के बाद में कम्युनिटी पे जाके प्लीज़ पोल पे वोट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम थोड़ा सा रैंक का एनालिसिस अगर पॉसिबल हुआ तो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एटम्स वाले क्वेश्चन के 2019 यानी कि पुरानी एनसीईआरटी से एनटीए के सही ऑप्शन को दे देने से, यानी कि एक क्वेश्चन के दो आंसर को सही कर देने से ऑलमोस्ट 60 से 70% बच्चों के नंबर बढ़ गए थे। तो ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश यहाँ पे करिएगा। देखिए, 70% बच्चों का नंबर बढ़ा, हमने जो कट ऑफ प्रोजेक्ट किया था वो गिरा। अब आप लोग इसमें कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और इसको कैसे देखना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मार्क्स और रैंक का जो रिलेशन होता है वो एक लीनियर रिलेशन नहीं होता है। मतलब कि 600 पे जितने रैंक होती है और 720 पे जो रैंक होती है उसको लीनियर नहीं बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये डिड्यूस करना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी रैंक गिरेगी, पर मैं आपको ये रेस्ट अश्योर कर सकता हूँ कि बस आपकी रैंक नहीं गिरेगी जिस फैक्टर को आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा 20,000 रैंक पे है तो यानी कि 20,000 रैंक से ऊपर जितने भी 20,000 बच्चे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 70% बच्चों के भी 5 नंबर कम होंगे। यहाँ पे जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि रैंक वर्सेस मार्क्स का जो इंडेक्स है वो चेंज होगा, उसके बाद में रैंक का इफेक्ट देखा जाएगा। सबसे पहली चीज यही होगी कि रैंक वर्सेस मार्क्स का इंडेक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी इससे इतना फर्क पड़ेगा कि बच्चों की, जिन बच्चों की 61 बच्चों की जो फर्स्ट रैंक है उसमें से ही 44 बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके 715 नंबर हो जाएंगे, 720 नंबर नहीं रहेंगे। तो सिंपल सी बात को समझिए, अगर 720 नंबर पे 44 बच्चों का 44 रैंक का फर्क पड़ सकता है, तो 15-20 या किसी भी रैंक तक आते आते वो असर जो होगा वो मैग्नीफाई होता चला जाएगा। तो प्लीज पैनिक मत होइए। आप लोग बस और बस इसका नेगेटिव एस्पेक्ट सोच रहे हैं, इसका एक माइल्ड सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हो सकता है कि आपकी रैंक इंप्रूव भी हो जाए, और अगर चेंज आया तो जितना आप सोच रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मेरी रैंक 5,000 गिर जाएगी, तो उतना चेंज नहीं आएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके होने से अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 25-23 हज़ार बताया जा रहा है तो वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो कि रैंक होती है, एक रैंक एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करती है, और नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। तो वहां पे असर नहीं आएगा। ओवरऑल किस पे असर आएगा? मार्क्स और रैंक की जो टेबल बनती है, यानी कि 650 पे इतना रैंक है, 655 पे इतना रैंक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक लाइन से ऊपर से हर मार्क्स से 5-5 नंबर कम होते चले जाएंगे। हर रैंक इंडेक्स का मतलब हर रैंक बेंचमार्क का 5-5 नंबर कम होता चला जाएगा। तो पैनिक होने की बात है, ये मैं समझता हूँ। आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया है, बट जितना पैनिक होने की ज़रूरत है, जितना पैनिक आप लोग हो रहे हैं, उतना पैनिक होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत बांध के रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। डीप नेगेटिविटी की तरफ आप लोग जा रहे हैं तो वो मत जाइए। अभी कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है, आप सब लोगों ने ये मान लिया है अभी से कि 5 नंबर कम हो जाएगा। तो अजम्पशन मत करके बैठिए, क्योंकि देखिए अब कोर्ट की भी 4-5 हियरिंग हो चुकी हैं। मैं मानता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपका इन तरीके की लीगल प्रोसेस से पहला एक्सपोजर है, पर अब तक आपको ये समझ में जाना चाहिए था
कि कोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो हियरिंग के दौरान कभी पे भी चेंज हो सकती हैं। उस पे आप जैसे ही कोर्ट की हियरिंग खत्म होती है, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का मैसेज आ जाता है कि सर अब आपको क्या लगता है कंक्लूजन क्या होगा। अगर कंक्लूजन पहले से पता होता तो हम 5 घंटे हियरिंग नहीं बैठते और नेक्स्ट हियरिंग का वेट नहीं करते, पहले अनाउंस कर देते। तो इस तरीके से आप लोग जो चीज़ों को ओवर प्रोजेक्ट करते हैं वही आपके पैनिक का कारण है। मैं हमेशा से समझाते आया हूँ कि कुछ चीज़ें आपको होने के बाद में ही पता चलेंगी, उनको होने दीजिए। निगेटिव असम्पशंस मत बनाइए, क्योंकि चीज़ें जब हो जाती हैं तब आपको कम परेशान करती हैं, रादर देन सोचने से आपको ज़्यादा परेशानी होती है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। आपका रैंक मास इंडेक्स, जिस पे लेके मैं वीडियो नहीं बना पाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने लाइव सेशन में तुरंत ही बताया था। 2-3 तरह का डेटा सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग उसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि राजस्थान में इतना बच्चा बढ़ गया, बिहार में इतना बच्चा कम है। देखिए, इसको जो ये डेटा से कैलकुलेट कर रहा है, एक तरीके से यहाँ पे नेट फ्लो देखा जा सकता है, पर यहाँ पे किस तरीके से है, यहाँ का बच्चा वहाँ, वहाँ का बच्चा वहाँ, वहाँ का बच्चा कहीं और पे, एक पूरी वेब है यहाँ पे, एक पूरा नेट बना हुआ है यहाँ पे। क्योंकि जब पेपर की बात होती है, कोचिंग सेंटर वगैरह की बात होती है, तो बहुत ही लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। जो बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कोलकाता से टच कर रहे हैं, वो कुछ बच्चे कोलकाता टच करने जाते हैं। ऑलमोस्ट 70% टू 80% बच्चे आपके पटना और कोटा तैयारी करने जाते हैं। सीकर का मुझे आइडिया नहीं है कि बिहार के बच्चे भी सीकर जाते हैं या नहीं जाते हैं। अच्छे अमाउंट में बच्चे बिहार से, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है, बनारस में भी कुछ छोटे मोटे कोचिंग हब्स हैं, वहाँ पे भी तैयारी करने आते हैं। वहाँ पे रिजल्ट अच्छा निकलता है। कुछ बहुत अच्छी शख्सियत जिनको आज आप यूट्यूब पे देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर अमन तिलक, वो सब बनारस के एक पर्टिकुलर कोचिंग का प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उनका रिजल्ट जो है, तो इसको आप नेट नेट नहीं मान सकते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया, पर आप लोगों की टेंडेंसी होती है कि आप किसी तरीके से करके डेटा डिड्यूस करना चाहते हैं, पर किसी तरीके से नहीं होता है। डेटा है और क्लीन और रिलायबल होना चाहिए। अगर आप डेटा से कुछ डिड्यूस करना चाहते हैं, आपको स्टेट मेरिट नहीं मिल रही है, तो आप एक एक बच्चे को यहाँ पे बैठ के जोड़ दे रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ 2-3 हार्डकोर फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो एनटीए ने डेटा दिया है, ये जिस बच्चे ने जहाँ पे पेपर दिया है उस बच्चे का डेटा है। अगर सबसे कंट्रोवर्शियल जो है, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो 30,000 रैंक के ऊपर लास्ट ईयर राजस्थान में कुछ 3200-3300 बच्चे थे। इस डेटा के हिसाब से राजस्थान में वो बच्चे 6697 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 6700, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, जो कि एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि राजस्थान में अच्छे अमाउंट में बच्चे यूपी से और बिहार से और हरियाणा से कोचिंग करने के लिए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है दिल्ली की मेरिट का। आप लोग कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन नहीं है कि दिल्ली के बच्चों ने दिल्ली में ही पेपर दिया है। दिल्ली के बच्चों का काफ़ी बार जो पेपर पड़ता है वो नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगह पर भी पड़ता है। इसके बाद में दिल्ली में भी अच्छे अमाउंट में हरियाणा के, यूपी के, बिहार के बच्चे आके कोचिंग करते हैं, एज वेल एज यहाँ से अच्छी रैंक भी निकालते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ इसको मत चैलेंज करिएगा। और मोस्टली वो बच्चे जो होते हैं वापस अपने होम टाउन, अपनी कोचिंग खत्म होने के बाद में चले जाते हैं, होम टाउन पे पेपर देते हैं। इसका मेजर कारण ये है कि दिल्ली में सेंटर काफ़ी दूर दूर पड़ जाता है, 40-40 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, जिसको कि ढूंढना जीपीएस से भी मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना। कोई भी गलत सेंटर पे पहुंचने की, नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे आप जो इसको स्टेट मेरिट रैंक से क्रिएट करने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक गलत एक्ट है। उसको करने की कोशिश ही मत करिए, क्योंकि डेटा पे जब बात हो रही है, आप स्टेट का कट ऑफ निकालने की, स्टेट मेरिट से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, तो वहां पे 5 से 10% का एरर भी अफोर्डेबल नहीं है। वो चीज़ को आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं। आप लोग खाली हैं, आप चिंता में हैं, एंग्जाइटी में हैं, इस चीज़ को मैं समझता हूं, पर गलत डेटा पे काम करके भी आप हमेशा गलत नतीजे पे ही पहुंचेंगे। यूपी को लेके एक आर्ग्यूमेंट कुछ बच्चों का मेरे पास में आया कि सर यूपी में जितने बच्चों का, जितने सेंटर का डेटा आया, यूपी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी लगभग उतने हैं। ठीक है, एक बात को मान लेते हैं, पर यूपी के भी अच्छे अमाउंट में बच्चे दिल्ली और कोटा कोचिंग करने जाते हैं। सेंटर वहां पे उतने बच्चे का क्यों पड़ा, मैं नहीं मानता हूं। आइडियल सिचुएशन मान भी लें, तब भी आपका मोटा मोटा जो हमने देखा, यूपी के बच्चों को वहां से सेपरेट किया, तो लास्ट ईयर के हिसाब से जो रैंक बन रहा है, जैसे लास्ट ईयर मोटा मोटा 2450 स्टेट मेरिट रैंक जो थी वो 21,000 रैंक पे थी, जहां तक लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में यूपी में कॉलेज मिला था। इस बार वो 22,000 के आसपास बैठ रहा है जाके, जो बेंचमार्क है मार्क्स के हिसाब से वो 22,000 के आसपास बैठ रहा है जाके। बट आई एम अगेन टेलिंग यू,
स्टेट मेरिट का डेटा ही रिलायबल होगा, ये डेटा रिलायबल नहीं होगा। जो डिसीजन आने वाले हैं, जो होने वाला है, देखिए यूपी का आपको फर्स्ट राउंड में पता चल जाएगा, तो आपको यहाँ से प्रोजेक्ट करके कुछ मिलेगा नहीं। अगर यूपी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ऑल इंडिया का पूरा काउंसलिंग और यूपी का सेकंड थर्ड राउंड आपके आगे पड़ा हुआ है। तो आप इससे जान के अपना सिलेक्शन जोड़ने की कोशिश मत करिए कि आपको यूपी में कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपके लिए इट इज़ अ लॉट सेंसिटिव मैटर, बट एट द सेम टाइम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। जब स्टेट मेरिट आ जाएगी तब मैं आपको आके बता दूंगा, मैंने पहले भी बताया, आपको वीडियोस में दिखाया भी है। पर ये जो आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो ये एक एब्सोल्युटली गलत कैलकुलेशन है, क्योंकि कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पे सेपरेटेड नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डेटा जो है वो ग्रैनुलर लेवल पे नहीं है, यानी कि 2000 रैंक के ऊपर कितने बच्चे हैं, 5000 रैंक के ऊपर कितने बच्चे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा लेवल्स पे इफेक्ट पड़ जाता है। कौन से बाहर के बच्चे हैं, अगर राजस्थान बिहार की बात करें और दिल्ली की बात करें, तो बाहर के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर अंदर के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये सारे क्वेश्चन मार्क का कोई आंसर ही नहीं है। तो इससे जोड़ के देखने की कोशिश मत करिए। स्पेसिफिकली एक हरियाणा का इंडिकेशन आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, इसके बाद में कोर्ट की हियरिंग को समअप करेंगे। हरियाणा का जो हमने प्रोजेक्ट किया था, हरियाणा में ये देखने को आया है, जो हमने हरियाणा के बच्चों का डेटा सेपरेट किया, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा भी ज़रूर, मेरी कैपेबिलिटी पे शक मत करिएगा। हरियाणा में लास्ट ईयर 850 से कुछ 820 के आसपास था स्टेट मेरिट के हिसाब से। थर्ड राउंड तक 820 स्टेट मेरिट तक कॉलेज मिला था। 820 स्टेट मेरिट वाले की रैंक ऑल इंडिया रैंक 21,000 के आसपास थी। अब इस बार जो 820 स्टेट मेरिट बन रही है वो 14,000 रैंक पे ही बन जा रही है, यानी कि हरियाणा में 33% इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हर जगह पे इन्फ्लेशन हो जाएगा। राजस्थान में 2 गुने बच्चे हो जाएंगे, हरियाणा में 33% का इन्फ्लेशन हो जाएगा। हर जगह तो इन्फ्लेशन होना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये डेटा रिलायबल नहीं है, बस मैं आपसे एक शब्द बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जिसने जहाँ पे पेपर दे दिया है वो डेटा है। कल एक यूट्यूब पे गलत वीडियो भी आ गया था जहाँ पे एक महानुभूति कह रहे थे कि इतने बच्चे सीबीआई अपने आप को जेम्स बॉन्ड बन रहे थे कि यहाँ पे मतलब बच्चों का एनटीए ने डेटा नहीं दिया है। तो ये जो डेटा एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में दिया था, वहाँ पे एनटीए आप जो नीट के फॉर्म में अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भरते हैं उसके हिसाब से फिल्टर करके क्लासीफाइज डेटा को देती है। और जो सेंटर वाला डेटा एनटीए ने दिया है वो जहां पे जिस बच्चे ने पेपर दिया है वो डेटा दिया गया है, जिससे कि सेंटर वाइज अनोमली जो है पकड़ में आ सके। अब फाइनल और वाइंडिंग पॉइंट पे आते हैं वीडियो के, कि आज की कोर्ट की हियरिंग की समरी क्या है, किस तरफ इंटेंशन है। इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में अपनी हमेशा बताया है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो 3 आर्ग्यूमेंट के अराउंड है। सिस्टमिक फेलियर, सेपरेशन ऑफ टेंटेड फ्रॉम अनटेंटेड, यानी कि जिन बच्चों को पेपर लीक का बेनिफिट हुआ, क्या उनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और एविडेंस क्या है। अगर आपने नोटिस किया है, पूरी हियरिंग मैं भी बैठा हुआ था, आप लोग भी बैठे हुए थे, नोटिस करने वाली बात ये थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस बहुत ही डिटेल और बेसिक लीगल टेक्निकलिटी में जा रहे हैं। उनका कहना यह था कि जो पिटीशन है वो पेपर लीक को लेके थी, आप पेपर लीक को प्रूव करिए, क्योंकि हमारा इंटेंट इस केस को लेके ये है, हम ये देखना चाहते हैं वेदर द पेपर लीक हैज़ प्रेसिपिटेटेड एंड उसका स्प्रेड जो है कितना है। तो अब जो 3 आर्ग्यूमेंट की बात हुई थी, जो 2015 का तन्वी सरवाल वाला केस था, उससे लिंक करके अगर हम देखने की बात करें तो 3 में से भी कुल मिला के बस एक आर्ग्यूमेंट को लेके बात की जा रही है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो लास्ट शेयरिंग हुई थी उसकी समरी ने भी बताया था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह चीज़ बोली है कि कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्टैब्लिश कर पाएं कि पेपर लीक हुआ है और फैला है, 3 तारीख से पहले पेपर लीक हुआ है, तो हम रीटेस्ट का ओपिनियन देंगे। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दैट द ऑनरेबल जजेस उन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया है, उन्होंने अपना ओपिनियन रिजर्व कर लिया है। पर सिंस प्रॉमिस किया गया था कि सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में जो बाकी पिटिशनर्स हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, उनके लॉयर को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, तो वो मौका दिया गया आज, और बाई चांस उसमें एक ऐसी टेक्निकलिटी निकल आई जिसकी वजह से आपका डिसीजन जो है वो रिजर्व हो गया। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन बना लिया गया है। अगर रीनीट का डिसीजन आता है तो वो बस एक एस्थेटिक ग्राउंड पे आएगा, जिस तरीके के चैलेंजेस को कोर्ट के सामने रखा गया कि एनटीए को जो गलतियां हुई उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, कल्प्रिट्स को इनकरेजमेंट मिलेगा, जो कि डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। 500, 1000, 2000 जितने भी बच्चों को पेपर लीक का बेनिफिट मिल गया है वो कहीं के भी हों, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है, तो ये बात तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप देखने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं सही है कि उस गिरोह का जो वो है
जो उनका हिम्मत है इस चीज़ को करने का वो तो बढ़ेगा ना, वो बाकी एग्जाम्स में भी इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका मोटो पैसा कमाना है, जैसा कि कोर्ट के द्वारा भी बोला गया। और नेक्स्ट ईयर उनके लिए इस तरीके का क्राइम करना और कन्विंसिबल हो जाएगा कि अरे कुछ नहीं होता है, कोर्ट पेपर कैंसिल नहीं करता है, लो पेपर खरीदो, ये वाली चीज़ हो जाएगी। नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आज डॉक्टर्स बन रहे हैं, कल वही बच्चे स्पेशलिटी के लिए, सुपर स्पेशलिटी के लिए, एमडीएमएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देश के भविष्य पर डेफिनेटली खतरा है, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो उनके द्वारा जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट और एस्थेटिक पॉइंट्स रखे गए हैं, जिनको लीगल ग्राउंड जिनका क्या बन रहा है उसकी टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता, इस बेसिस पे मैं रिसर्च नहीं कर पाया। पर अगर एविडेंस के हिसाब से देखें और जो हियरिंग हुई है, क्योंकि आज भी हुडा जी ने जितनी बातें करी, कोर्ट ने सारी चीज़ों को सुना, बट एट दी एंड वो सेम पॉइंट पे आके रिटर्न आ गए कि ठीक है हम मानते हैं, बट जो पिटिशन है, जो केस है, वो पेपर लीक को लेके है, और जो डिसीजन डिपेंड कर रहा है, जो जिस चीज़ को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ ये है कि पेपर लीक होके पेपर का स्प्रेड क्या है। और यहाँ पे एनटीए को थोड़ा सा एज है क्योंकि पटना हजारीबाग वगैरह में डेटा की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली है, एंड डेटा पे भी चीफ जस्टिस ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है। और मेरे हिसाब से उस डेटा से कुछ भी ऐसा विजिबल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल पेपर लीक था, जो कि आप लोगों को भी पता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स अप्रैल वगैरह की निकल के आ रही हैं कि किसी बच्चे को पेपर चाहिए, इतने क्वेश्चन चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली दो फैक्ट पे आके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, बात रुक जाती है कि पेपर कब लीक हुआ और कितना स्प्रेड हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट रीनीट वाले पक्ष ने बहुत अच्छा रखा कि अगर पेपर को एक्सट्रैक्ट करने में देरी हुई, यानी कि अगर पेपर 5 तारीख को या 4 की रात में भी एक्सट्रैक्ट किया गया, टाइम गैप कम था, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट टाइम गैप को कंसिडर कर रहा है, बट उन्होंने ये पॉइंट काफ़ी लॉजिकल और अच्छा रखा कि अगर टाइम गैप कम था तो जिन्होंने इतना रिस्क लेके पेपर लीक करवाया, उनका एक फाइनेंशियल टारगेट था, वो सारे बच्चों तक इसको नहीं पहुंचा पाए होंगे। हो सकता है कि काफ़ी सेंटर्स पे प्लानिंग फेल हो गई हो, तो वो अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने उस समय पे भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर तरीके के मेजर्स लिए हों। और ओएमआर टैंपरिंग की जो बात है उस पे तो कोई ना एविडेंस है, वो बस सिस्टमिक फेलियर को लिंक कर रही है। तो दो वो सारी चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट की कि सिस्टमिक फेलियर है, सेंटर्स पे सही अरेंजमेंट नहीं था, ओएमआर के साथ में टैंपरिंग हो सकती है, बट द केस इज अबाउट पेपर लीक एंड दैट द रीनीट पिटिशनर्स आर नॉट एबल टू प्रूव कि पेपर लीक हुआ है और पर्टिकुलरली स्प्रेड हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग से जब कोर्ट में कैसे होता है कि फाउंडेशन अगर गलत हो जाता है, फाउंडेशन बिल्ड किया चीटिंग का, कि चीटिंग हुई है, आप लोगों ने हमेशा चीज़ों को इमोशनली देखा, जो बच्चे रीनीट की साइड में थे उन्होंने चीज़ों को इमोशनली देखा, चीटिंग हुई है। अरे किसी सेंटर पे या तो किसी पर्टिकुलर रूम में सारे के सारे बच्चे चीट कर रहे हैं, अगर 5 बच्चे 10 बच्चे चीट कर रहे हैं तो बाकी बच्चे बोलेंगे ना, वो चीज़ तो बाहर आ ही आ जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल पेपर लीक था, इस चीज़ को आप लोग ना भूलें। यहाँ पे डेटा से कोई एनोमली मिलना मेरे हिसाब से मुश्किल है। अब सीकर वाली चीज़ को मैं कल जो मैंने वीडियो में बना दिया था, सीकर द लीकर करके, आप सभी लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, बहुत माफ़ी चाहूँगा, पर उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क था जिसको आपने नहीं देखा। वो पूरी न्यूज़ फैल रही थी, अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो दिख रहा है वहाँ पे जाके आप रीनीट या नीट कमेंट कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा पर आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। मैंने वहां पे भी उस चीज को बोला था जाके कि सीकर चीपर है, सीकर झुंझुनू से अच्छे लोग निकलते हैं, अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, हार्ड वर्किंग है, एनवायरमेंट बेटर है। वो आपसे नहीं देखा गया, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं दिखा, आपको बस अपना कमेंट करना दिखा, क्योंकि आप अभी हाईली इंस्टिगेटेड मोड में हैं। तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सिटी से जस्ट डबल बच्चों का निकल जाना, अब उसको ऑनरेबल कोर्ट किस तरीके से देखता है, एज अ कोचिंग हब एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। मेरा मानना यह है कि एनटीए को, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स वालों को इन्फ्लुएंस हो सकता है, उस एरिया में एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज ही प्रोबेबली नहीं करवाना चाहिए था। और एनटीए की जो नाकामियां हैं वो हर एक मोमेंट पे वो दिखाते हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है वो हर एक मोमेंट पे दर्शाते हैं। क्योंकि जब ऑनरेबल कोर्ट ने आईआईटी में डायरेक्टर को कमिटी बनाने को बोला, 3 मेंबर एक्सपर्ट पैनल बनाने को बोला, तब भी सॉलिसिटर जनरल साहब कह रहे थे कि नहीं आप एक ही मेंबर को बना दीजिए, क्योंकि मे भी शायद एक मेंबर को अप्रोच करना आसान हो रादर देन 3 मेंबर के, और इंसिस्ट कर रहे थे ऊपर से वो इस बात को लेके। तो वो तो सामने दिखता है ना, आदमी का इंटेंट कब तक छुपा रहेगा, वो दिख ही जाएगा सामने। तो कहीं ना कुछ है, इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, पर सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। जो रीनीट वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं रीनीट हो जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, गलत दिख रहा है। जो नो रीनीट वाले बच्चे हैं वो दोबारा सफ़र करने के लिए सबसे तैयार नहीं है। डेफिनेटली मेंटली दिस इज़ वेरी हॉरेंडस।
But the Supreme Court will not take decision based on the emotion. It will take the emotion what is good for the reputation of the country, what is good for overall systemic welfare. एंड इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोमेंट मोमेंट पे चीज़ें बदल रही हैं. आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स के साथ साथ एक जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें होती हैं वहाँ पे एक ये भी चीज़ होती है कि आपको कोर्ट को कन्विंस करना होता है. तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को लेके चल रही हैं जो कि आज रीनीट के पिटिशनर की तरफ से जो लॉयर थे मिस्टर हेगड़े, उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग पॉइंट्स के साथ में रखा उस चीज़ को. और तन्वी सरवाल वाले केस के साथ में भी 2015 वाले नीट के केस के साथ में भी एक अच्छा कंपैरिजन किया गया कि वहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि एक भी बच्चे को अगर बेनिफिट मिल रहा है, अब कोर्ट ये बोल रहा है कि बेनिफिट जो है वाइड स्प्रेड तो नहीं है, तो वेरिएशन है. क्योंकि हमेशा लीगल टर्मिनोलॉजी में जो पुराने केसेस होते हैं उन बेंचमार्क डिसीजन को एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है. वो लोअर जुडिशरी से लेके सबसे एपेक्स जुडिशरी तक वही सिस्टम फॉलो होता है. लोअर कोर्ट्स को हायर कोर्ट्स के ऑर्डर फॉलो करने होते हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपने जो पुराने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनकी मर्यादा को रखना होता है, उनको एज अ बेंचमार्क मानना होता है. क्योंकि अगर उन्होंने उसको बदल दिया, उसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, तो या तो वो गलत होगा या तो ये गलत होगा. एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत नहीं माना जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली. तो यहाँ पे जो कंक्लूजन तक पहुँचने की आपकी टेंडेंसी है, बस उसको थोड़ा सा दबा लीजिए. आपका जो पेन है वो बस कम हो जाएगा क्योंकि वो पेन टेम्परेरी है. सिचुएशन क्लियर हो जाएगी. मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए एंड आपके पेरेंट्स के लिए करना बहुत मुश्किल है. इस चीज़ से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, पर ये करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज दिस इज़ गिविंग यू अननेसेसरी पेन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एंड बोनस मार्क्स को लेके फिर से वापस आ जाता हूँ. बोनस मार्क्स को लेके बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी प्रिडिक्ट मत करिए. डेफिनेटली रैंक में चेंज आ सकता है, पर जो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा 5-6 हज़ार रैंक कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है होना. क्योंकि आपके ऊपर के एटलीस्ट 50% 60% बच्चों के नंबर तो कम होंगे ही होंगे. तो मेरी सिंपैथी है उन बच्चों के साथ में जो कि बॉर्डर जोन पे हैं. काफ़ी बच्चों का मेरे पास में फ़ोन आया, परेशान भी थे. बट जो आप लोग ये डायरेक्टली सोच रहे हैं, आप लोग बस एक बेसिक गलती कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप दुनिया में अकेले हैं जिसके 5 नंबर कम हो गए. आपके ऊपर जितने भी, अगर आप 22, 23, 24 हज़ार, 25 हज़ार किसी भी रैंक पे हैं, आपके ऊपर जितने भी बच्चे हैं उसमें से 70% बच्चों का 5 नंबर कम होगा. तो इतना मैथमेटिक्स मेरा कभी अच्छा नहीं था कि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि क्या आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा. बट निगेटिविटी की तरफ मत जाइए बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू फाइट राइट नाउ, नॉट बी इन डिप्रेशन. ठीक है, तो दीज वर द पॉइंट्स आई वांटेड टू मेक. एंड हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस डेटा से अपनी स्टेट मेरिट डिड्यूस करने की कोशिश मत करिए. स्टेट मेरिट होती है, उस डेटा का प्योर होना ज़रूरी है. आप इससे ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे VMMC मिल जाएगा कि नहीं, मुझे KGMC मिल जाएगा कि नहीं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं. आप सही नतीजे तक कभी नहीं पहुँचेंगे. इसमें मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा. जब डेटा आएगा तब मैं आपकी 100% मदद कर पाऊँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे वाइज. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर टुमारोज हियरिंग. एंड आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आए. स्टे कनेक्टेड. लेट्स मीट टुमारो इन द लाइव सेशन. थैंक यू.